Jai Shri Ram, welcome back to the channel, guys. This is Parag Mishra. First of all, a very happy new year to you, students. So, basically, today we are going to discuss some important drama, that is expressionist drama. ठीक है, तो जैसे हमने कॉमेडी ऑफ मैनर्स समझा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं. तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, है ना. बहुत बार पूछा भी गया है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली ये चीज़ आती है, जिसको सोल ऑफ द ड्रामा कहा जाता है. तो आज हम लोग जानेंगे कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, ठीक है, ये है क्या, इसके फीचर्स क्या क्या थे, एंड मैनी मोर थिंग्स. सो ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा. तो देखो, बेसिकली जो एक्सप्रेशनिस्ट है, तो जो एक्सप्रेशनिज्म है वो क्या है, एक मूवमेंट था, है ना. ड्रामा की फील्ड में जब हम बात करें तो एक्सप्रेशनिज्म एक मूवमेंट था. मैं बोलूँ कि मूवमेंट किस टाइप का, तो देखो मूवमेंट दो ही रीज़न से होती है. या तो प्रमोट करने के लिए होता है कि नहीं भाई हमको ये चीज़ चाहिए, या तो रेसिस्ट करने के लिए होता है कि नहीं हम ये चीज़ डिमांड नहीं करते. तो जो एक्सप्रेशनिज्म था ना, वो रियलिज्म के अगेंस्ट था. अब आप बोलोगे कि यार रियलिज्म क्या है. देखो रियलिज्म क्या होता है ना, जब हम ड्रामा को लिख रहे हैं तो हम रियलिस्टिक चीज़ें लिख रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रही है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो दिख रहा है, जो कि कॉन्क्रीट सी चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही है सोसाइटी में. दैट इज़ रियलिज्म, ठीक. लेकिन एक्सप्रेशनिज्म कहता है कि नहीं, हर कोई वही सेम चीज़ लिख रहा है, हम वो रियलिस्टिक चीज़ें नहीं लिखेंगे, हम रियलिज्म नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे दैट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट विच आर इन आर माइंड, जो हमारे हर्ट में है, जो हमारे माइंड में है, उसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है. यानी कि जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं उस पर ना बात करके एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात करता है एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है. तो एक्सप्रेशनिज्म वॉज बेसिकली अ मूवमेंट इन अ ड्रामा एंड थिएटर, जो कि जर्मनी में डेवलप हुआ था, ठीक है. ड्रामा ऑफ, देखो मैंने यहाँ लार्जेस्ट लिख दिया, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, इस मिस्टेक है ये. द एक्सप्रेशनिस्ट इज अ ड्रामा दैट इज developed in Germany in the early decade of 20th century, या फिर कह सकते हो in between 1910 to 1924, characterized by its intensively subjective expression of writer deepest feeling. बेसिकली इसमें होता क्या है ना, कि राइटर अपनी फीलिंग को एकदम गहराई से, जैसे रियलिज्म क्या करता है ना, ऊपर ऊपर की बातें करता है कि सोसाइटी में हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, बट एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी के बेसिस पे वो क्या फील कर रहा है उस चीज़ को लेकर. जब राइटर लिखते थे वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाते थे. अगर मैं बोलूँ सब्जेक्टिव हो जाना तो इसका मतलब क्या है, दैट इज़ पर्सनल. ऑब्जेक्टिव का मतलब हम बोलेंगे कि आप बहुत ही प्रोफेशनल बातें कर रहे हो, रियलिस्टिक बातें कर रहे हो. लेकिन जब हम सब्जेक्टिव जाएंगे तो हम पर्सनल की इंडिविजुअल लाइफ को भी डिस्कस करेंगे. ओके, दैट्स इट. इट एक्सप्रेसेस द प्रोटेस्ट ऑफ यूथ अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली ऑल्सो. तो द टाइम था वर्ल्ड वॉर 1 की. ओके, मैं आपको धीरे धीरे करके बताती हूँ. तो पहले तो जर्मनी में फैला, उसके बाद जाकर ये यूके, यूएस, चाइना, इस तरह की कंट्रीज में भी फैल गया, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये चीज़ फैल गई. This genre was reaction against realism and naturalism that has existed in the 19th century literature. Okay, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. It is a movement which is against the naturalism movement, the drama of social protest that is aimed to convey the idea in a new style, which express emotional rather than physical reality. Physical reality क्या है, everywhere the dramatists used to write in their dramas, but emotional aspect कोई नहीं लिखता था. तो जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा था वो इमोशन को लेकर उसको प्रायोरिटाइज करता था. ओके, जैसे मैंने अभी यही सेम चीज़ बताया, उसको मैंने 2 बार लिख दिया है. पॉपुलराइज्ड लीटर, भाई इस पीपीटी में इतनी ज़्यादा मिस्टेक है, आई एम रियली रियली सॉरी. उस पीपीटी में इतनी मिस्टेक है, आई हैवंट चेक इट, आई एम सो सॉरी. इट इज़ पॉपुलराइज्ड इन, लीटर काट दीजिएगा, यूएस, स्पेन, ठीक है, चाइना, यूके एंड एक्सेट्रा. प्लीज़ इग्नोर माई एरर्स, आई एम रियली रियली सॉरी गाइज. सो ओके, तो बेसिकली होता क्या है ना, कि अगर हम थीम्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो थीम क्या होगी, डिससेटिस्फैक्शन दिखाएगा, डिलेमा दिखाएगा इंडिविजुअल की लाइफ में. जैसे आप डिलेमा की अगर बात करते हो, है ना, तो आप क्या बोलोगे. जब डिलेमा होता है ना और कन्फ्यूजन होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. confusion is something like you're confused what to do, what not to do. In dilemma, you have both the option which is 100% suitable for you, है ना. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ
कि कन्फ्यूजन ये है कि आप 50,000 की जॉब करो या 1 लाख की जॉब करो, दैट इज़ कन्फ्यूजन, हियर यू आर कन्फ्यूज्ड व्हाट इज दिस. बट व्हेन आई से डिलेमा, सो मैं आपको बता रही हूँ कि यार दोनों ही जॉब एकदम टक्कर की है, परफेक्ट है, आपके लिए परफेक्ट है, बट आप मेजर कर रहे हो कि किसकी पोज ज़्यादा देखें या डिस्टेंस ज़्यादा देखें अपने घर से. दैट इज़ कॉल्ड डिलेमा. जब आप दोनों में ही बहुत परफेक्टली, दोनों ऑप्शन इतने परफेक्ट होते हैं बट आप उस वक्त नहीं सोच पाते हो कि ये चूज़ करना है या ये, दैट इज़ डिलेमा. तो इंडिविजुअल की डिलेमा किसी सिचुएशन में फंस जाना, दैट इज़ डिलेमा. डिससेटिस्फैक्शन दिखाएगा, आइसोलेशन दिखाएगा पर्सन का, दैट इज़ कॉल्ड थीम इन दिस. और इसमें क्या होता था ना, कैरेक्टर के कभी नेम नहीं होते. जैसे हम जब स्टोरी पढ़ते हैं या ड्रामा पढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि द कैरेक्टर स्केच पूछता है ना, दैट इज टॉम, दैट इज लॉरा, दैट इज विंगफील्ड फैमिली टॉकिंग अबाउट, देयर आर सम एग्जांपल्स. तो ये सारे नाम है. बट इन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा कैरेक्टर की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती है. उनको द मैन, द सन के नामों से बुलाया जाता है, ठीक है. दैट डेजिग्नेशन, इफ यू आर अ सन तो द सन, ना कि तुम्हारा नाम, दैट इज यू आर अ टॉम एग्जाम्पल, ठीक है. एंड आपको ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है. ऐसा लगेगा कि यू आर इमेजिनेशन, यू आर सीइंग एन इमेजिनेशन ऑफ समबडी और यू आर इन दैट ड्रीम ऑफ समबडी एल्स. जैसे एटमॉस्फेयर ऐसा बना दिया जाएगा, आपको लगेगा कि आप सपना देख रहे हो, आप ड्रीम देख रहे हो, इस तरीके की चीज़ें. और जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो जब परफॉर्म करते हैं स्टेज पे तो वो मास्क लगा के परफॉर्म करते हैं, ठीक है. समझ में आया. द ड्रामा, तो जैसे कि आप ड्रामा वगैरह जब डिवाइडेड होता है तो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सीन्स में डिवाइडेड होता है, जनरली हम देखते हैं. बट ये जो ड्रामा है वो एपिसोड्स में डिवाइड होता है. दैट मीन्स कि जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है वो एपिसोड्स में डिवाइड होगा, ठीक. देयर इज़ अ ह्यूज लॉस एंड साइलेंस बिटवीन द डायलॉग्स. देखिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है. कुछ लोगों को मैंने ये चीज़ नोटिस की है, मैं अगली बार से अपनी पीपीटी में थोड़ा ध्यान दूंगी. मैंने देखा है कि कुछ लोग मतलब दे यूज टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. अब बताइए अगर आप सुनोगे नहीं, और मुझे भी जस्ट अभी अभी पता चला कि मेरी पीपीटी में यही सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो हाउ वुड यू राइट इन एन एग्जामिनेशन. दैट इज़ वाई मैं हमेशा कहती हूँ कि एटलीस्ट एक ग्लिम्स ही ले लो, लेकिन अंत तक उस चीज़ को सुन लो, है ना, रैदर देन स्क्रीन शॉटिंग एवरीथिंग. बिकॉज यू आर टेकिंग स्क्रीन शॉट तो आप गलत ही पढ़ लोगे ना. जैसे अभी मैंने यहाँ बॉस लिख दिया है, तो उसमें होता क्या था ना, जैसे जो डायलॉग्स होते थे उसमें क्या होता था, एक ह्यूज गैप होती थी और साइलेंस होता था. जैसे कुछ कुछ डायलॉग्स जो होते थे ना वो बिल्कुल टूटे फूटे होते थे, ठीक है. और जो डायलॉग्स होते थे उनके बीच में एक बहुत ही प्रॉपर साइलेंस देखने को आपको मिलती थी, ओके. तो जो डिक्शन था, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो फ्रेगमेंटेड होता था. ग्रामर जो है उसमें फॉलो नहीं होती थी. और जो सेंटेंसेस होते थे ना वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते थे. बहुत सारा पॉज लिया जाता था. यूज बॉज नहीं, दैट इज पॉज है, ओके. यूज पॉज ले लो एंड साइलेंस, ठीक, ओके. सो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा की और कुछ खास बातें हैं कि इसकी जो सेटिंग्स होती थी ना, दैट इज़ वेरी अनयूजुअल, ठीक है. इसकी सेटिंग्स क्या होती थी कि आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि जो वॉल्स है ना वो बिल्कुल मतलब लीन हो रहे हैं इतने शार्प एंगल पे, और ऐसा लग रहा था कि जो प्रोटागोनिस्ट है उसके ऊपर ही दीवारें गिर जाएंगी. इस तरीके की लाइट्स होती थी, इस तरीके का वॉल्स का डिस्क्रिप्शन होता था, है ना, जो कि कहीं ना कहीं डेथ को भी सिग्निफाइज कर रहा होता है उस टाइम पे, ओके. तो बेसिकली जो मूवमेंट था ना, एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट, ये पहले ना ये पोइट्री में आया था और पेंटिंग में आया था, है ना. जैसे राइटर्स जो होते थे, आर्टिस्ट, वो दुनिया को दिखाना चाहते थे अपनी पेंटिंग के थ्रू, अपनी पोइट्री के थ्रू, कि इंडिविजुअल के इनर माइंड में क्या क्या चल रहा है, उसके सोल में क्या क्या चल रहा है. लेकिन फिर बाद में ये हर जगह फैल गया और ये ड्रामा और थिएटर में भी देखने को मिल रहा है. इसका मेन एम ही यही होता था, इमोशनल एस्पेक्ट को सोसाइटी के सामने आर्टिस्टिक व्यू में प्रेजेंट करना. इसकी लैंग्वेज एकदम डिस्टॉर्टेड होती थी गाइस. और ये ड्रामा ही है सोशल प्रोटेस्ट का, जो कि एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग पे फोकस करता था, ठीक है. ये रिजेक्ट करता है नेचुरलिज्म को, ऑफ कोर्स, ओके. सो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स, वेरी फेमस एग्जांपल्स. ऑस्कर जी का है मर्डरर द होप ऑफ वुमेन, दैट इज फुल फ्लेज्ड एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा. इसको आप लोग मेन याद रखिएगा. एंड द बेगर ऑफ रीनहार्ड जोनाथ सॉर्ज, ओके. तो देखिए पहले मुझे कोल्ड हुआ है तो आई एम रियली सॉरी अगर थोड़ा वॉइस धीरे होगा, तो आप उसे मैनेज कर लीजिएगा. चलिए अब मेन बात हम जानते हैं कि आखिर कैसे कैसे
एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का क्या रिबेलियस नेचर हो जाता है. सो बेसिकली मैंने बताया कि जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा था वो एक तरीके का सोशल प्रोटेस्ट था. तो इट एक्सप्रेसेस द रिबेलियन प्रोटेस्ट ऑफ यूथ स्पेशली अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, है ना, बाई हिज स्ट्रेस ऑन लैंग्वेज ऑफ इन प्रोफाउंड लिरिकल. कभी कभी लैंग्वेज लिरिकल हो जाती है एट एक्सपेंस ऑफ प्लॉट एंड साइकोलॉजिकली डाउन कैरेक्टर्स. इसमें बेसिकली होता क्या था ना कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो ऑफकोर्स वहाँ पे भी पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, और जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में होने वाले जो भी दबाव होते थे जो एक चाइल्ड को फेस करना पड़ता था उस पर ये प्रोटेस्ट मेजरली फोकस था. दिस सोसाइटी अगेंस्ट विच जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट प्रोटेस्ट and which are effectively destroyed by World War I based on the patriarchal family system which tended to smother, that was दबाना, the development of youth and individuality. है ना, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सो वो चीज़ को यूथ को ऊपर बहुत ज़्यादा वो अफेक्ट कर रहा था, डोमिनेटिंग नेचर दिख रहा था. तो इतने सारे एक्सप्रेशन प्लेज में क्या होता था ना, कुछ कुछ ऐसे सीन्स होते थे जिसमें चिल्ड्रन जो होते थे वो अपनी इंडिविजुअलिटी को असर्ट करते हैं बाई अपब्रेडिंग देयर पेरेंट्स. अपब्रेडिंग यानी का मतलब होता है स्टूडेंट्स डांटना, अपने पेरेंट्स से लड़ना झगड़ना डांटना, ऑफन डूइंग वायलेंस विद देम. कभी कभी उसमें स्टेज पे वायलेंस भी शो होता था अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी को वो तंज करता है ना, सटायर है बेसिकली उसके लिए भी. तो वो एंड कहीं ना कहीं ये उस मर्डर के एक्सटेंट पे भी चला जाता था. दैट मीन्स कि बेसिकली देयर आर सो मेनी scenes where the children assert their individuality, है ना. और देखिए कैरेक्टर्स, डायलॉग्स एंड लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लीडिंग कैरेक्टर इन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले ऑफन पोर आउट हिज सोल इन द लॉन्ग मोनोलॉग. मोनोलॉग का मतलब पता ही होगा, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग विथ योर सेल्फ एंड नो बडी इज लिसनिंग टू यू बट यू आर ऑन द स्टेज. ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग हमने पढ़ा होगा. तो यूजुअली क्या होता था ना, इसकी इलिप्टिकल लैंग्वेज होती थी, दैट इज़ नॉट सो मच फ्रेम्ड, जो कि बहुत सारे सेंटेंसेस को कैरी कर पाए, बट इतना कि आपको एक्सप्रेशनल स्क्रीम सुनाई दे, जो कि उनका मेन मोटो ही होता था, है ना. बेसिकली अगर मैं आपको अपने दिलो हाल बताऊं, हाले दिल, कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, तो मैं ये नहीं देखूँगी कि मैं क्या गलत सलत सेंटेंसेस बोल रही हूँ. मेरी स्क्रीम जो है, मेरा दुख जो है, मेरा इमोशनल एस्पेक्ट जो है वो आपको सुनाई दे रहा है. इफ़ येस देन एवरीथिंग इज़ फाइन. मेरा मैसेज कन्वे हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ गुड. ठीक, ओके. सो सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो पपेट की तरह होते थे. जो प्राइमरी कैरेक्टर होता था वही एक स्क्रीम दिखाता था, इमोशनल स्क्रीम उसमें उसके एक्ट में शो होता था. एंड द सेकेंडरी कैरेक्टर्स दे आर लाइक पपेट, जो कि फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव करते थे. ओके, दैट इज एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा. सो आई होप आपको समझ में आया हो कि गाइज एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा होता क्या है. So basically the expressionist drama depicts the inner reality of a character, the emotional side of a character. The character's subconscious is probed deeper and deeper to discover what goes on within his soul, within his heart, within his mind. ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो एक्सप्रेशनिज्म है वो एक मूवमेंट है. मैं रिकॉल कर रही हूँ सारी चीज़ें. एक्सप्रेशनिज्म जो मूवमेंट है वो रियलिज्म के अगेंस्ट था. इसमें आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के थ्रू, पोइट्री के थ्रू दुनिया को दिखाना चाहते थे कि एक इंडिविजुअल की इनर रियलिटी क्या है, उसका इमोशनल एस्पेक्ट क्या है, रेदर देन कि सोसाइटी के इविल्स क्या क्या है. ओके, इसमें बेसिकली पहले ये जर्मनी में आता है, फिर वेरियस कंट्रीज़ में ये फैल जाता है. एक्सप्रेशनिज्म में जो प्राइमरी कैरेक्टर होता है वही प्रोटागोनिस्ट कहीं ना कहीं अपने डायलॉग्स को मोनोलॉग्स में वो शो करता है, और जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं वो फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि पपेट की तरह शो होते हैं. ठीक, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा में बेसिकली जो कैरेक्टर होता है वो अपने पूरे सोल को, जो है अपने इनर सोल के जो चीखें होती हैं वो सुनाता है. कैसे कि जब आप अपनी इनर रियलिटी बताते हो, इमोशनल एस्पेक्ट बताते हो, एक एटमॉस्फेयर, ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिसमें कैरेक्टर्स का कोई नाम नहीं होता है. देयर इज़ नो इंडिविजुअलिटी. द कैरेक्टर्स वो अपने मुंह पे मास्क लगा के परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेज पे. कई बार ये मोनोलॉग्स बोलते हैं, बहुत ही लेंदी मोनोलॉग्स. लैंग्वेज डिस्टॉर्टेड होती है, ग्रामर फॉलो नहीं होता, बट एक एक्सप्रेशनिस्ट स्क्रीम सुनाई दे. इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट दे एम. ठीक, समझ में आ गया होगा. मैंने पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक एग्जांपल दिया कि जर्मनी का जो वर्ल्ड वॉर 1 था उस टाइम पे जो पेट्रियार्की थी सोसाइटी में,
उसमें यूथ अपनी राइट्स को असर्ट करते हैं फैमिली मेम्बर से, वॉयलेंस के थ्रू वेरियस सीन्स दिखाए जाते हैं थिएटर में, ड्रामा में, कि कैसे एक चाइल्ड अपने माँ बाप से वॉयलेंस कर रहा है क्योंकि उसको अपनी फ्रीडम चाहिए होती है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, गुड बाय।